युवा न प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते थे, न पढ़ने लिखने में जाते थे। जब युवा जो है एक नया अपनी समाज को जानने का कार्य करता था, तो उसका शौक़ होता था कि हम राइफ़ल या बंदूक या पिस्टल लेकर के जो है सड़कों पे और गलियों पे चलें। जो समाजवादी पार्टी के लोग थे, वो लोग ये सपना दिखाते थे कि सबसे बड़ा अपराधी कौन हो। और आपने कहा कि कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री जी का शहर, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी चीज़ें होती हैं, चुनाव चूँकि नज़दीक है, ये विपक्ष के लोगों की एक साजिश है। इस तरह की चीज़ों को युवाओं को उकसा करके और इस तरह का कृत्य कराया जा रहा है। और पीड़ित के साथ रहने वाला मानव होता है, अपराधी के साथ रहने वाला दानव होता है, ये हमारा शास्त्र कहता है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कार्य किया और वो एक रोल मॉडल पूरे देश में बन गए कि ऐसा मुख्यमंत्री जिसने कोरोना पे पूरा महामारी पे काबू पाया और पूरी तरह से जनता के हर सुख दुख में जो है कार्य किया। जो सीटों की बात कर रहे हैं, अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बनने जा रही है। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। 2022 का चुनाव नज़दीक है और चुनावी चर्चा जारी है। हम नेताओं से और आम लोगों से बातचीत लगातार कर रहे हैं और अपने दर्शकों तक 2022 का क्या माहौल होने वाला ये रख रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के गोरखपुर जिले के जिलाध्यक्ष नीरज दुबे दुर्गेश जी हैं। अब नीरज जी से हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि 2022 के चुनाव में जो गोरखपुर जिले का युवा मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी क्या रणनीति होने वाली है और दुबे जी का क्या रोल होने वाला है उसमें और क्या कुछ तैयारियां हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत स्वागत है उत्कर्ष पत्रिका में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए नेताजी, 2022 का चुनाव नज़दीक है और सारी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। आप युवाओं, जो गोरखपुर के युवा मोर्चा की टीम है भारतीय जनता पार्टी के, उसके जिला अध्यक्ष हैं। ये बताइए युवाओं का क्या रोल होने वाला है 2022 के चुनाव में, और जो गोरखपुर के युवा हैं और कह सकते हैं कि जो प्रदेश के युवा हैं, अधिकांश युवा आपके साथ हैं या नहीं इस चुनाव में? बिल्कुल, आपने सही कहा कि चुनाव में जो है या कहीं भी किसी भी परिस्थितियों में युवाओं की भूमिका अहम होती है। और उत्तर प्रदेश का जो आगामी 2022 का चुनाव है, उसमें भी युवाओं की भूमिका अहम रहेगी। और भारतीय जनता युवा मोर्चा हर पहलू से युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है और प्रदेश में और जो केंद्र में सरकार है, जो युवाओं के प्रति बेहतर तरीके से कार्य कर रही है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि हर युवा जो है सरकार की नीतियों और रीतियों से प्रभावित होकर के उससे जोड़ने का कार्य कर रहा है। युवा सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर काम कर रहा है। ये बताइए, इस चुनाव में 2022 के चुनाव में क्या कुछ ऐसे मुद्दे होंगे, क्या कुछ ऐसे आप लोगों के स्लोगन्स या फिर उद्देश्य होंगे जिससे युवा आपकी तरफ आकर्षित हो? क्योंकि हम देख सकते हैं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी अपनी यात्रा, अपनी रैली कर रहे हैं और उसमें भी युवाओं का एक रुख देखा जा सकता है। उनके तरफ भी युवाओं का एक रुझान है, एक लगाव है, युवा वहाँ भी जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसा क्या करेंगे कि युवा आपके साथ हैं और क्या कुछ काम करेगी युवाओं के लिए आपकी सरकार? देखिए, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, उसके बाद से और अब तक जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया कि जो 12 से 13% बेरोजगारी की दर थी, आज उसको जो है 0.4% पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने ला करके खड़ा कर दिया। ये एक सरकार की जो है कार्यशैली है और जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि युवाओं का जब अभी कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो उनसे जब बातचीत होती है तो उनको लग रहा है युवाओं को कि ये एक पारदर्शी सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसका पूर्णतया पालन कर रही। किसी भी सरकारी नौकरी में किसी भी तरह की दलाली, किसी भी तरह का कोई भी प्रलोभन या धन दे करके किसी को नौकरी देना, इस तरह की सारी प्रणाली बंद है। और किसी भी मिनिस्टर के ऊपर, किसी भी विधायक के ऊपर, सांसद के ऊपर हमारा कोई आरोप नहीं लगा उत्तर प्रदेश में कि किसी भी नियुक्ति में उनका कोई प्रभाव रहा हो कि प्रभावी तरीके से उनकी नियुक्तियों में वो बाधित, जो हमारे प्रतिभागी छात्र हैं उनकी नियुक्तियों में वो बाधक बन सके हों। तो ये सब चीज़ें सरकार की जो
पॉलिसी है, इसको देख करके युवा जुड़ रहा है। और जिन परिवारों के बच्चे सरकारी नौकरियों में अपने आए हैं, और आपने देखा होगा कि ऐसा पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश में कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग किए हुए बच्चों को जो उनका नियुक्ति पत्र देना था, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से दिया, उनको सम्मानित किया, उनको गौरवान्वित किया। और गौरव लोगों ने महसूस किया, युवाओं ने, कि हमको आज एक मुख्यमंत्री से जो है प्रमाण पत्र मिल रहा है। तमाम प्रकार की सारी चीज़ें जो है ये आई। और दूसरा विषय ये था कि पिछली सरकारें जब थी तो वो क्या करती थी कि युवाओं के अंदर एक शौक़ पैदा करती थी। युवा न प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते थे, न पढ़ने लिखने में जाते थे। जब युवा जो है एक नया अपनी समाज को जानने का कार्य करता था तो उसका शौक़ होता था कि हम राइफ़ल या बंदूक या पिस्टल लेकर के जो है सड़कों पे और गलियों पे चलें। तमाम प्रकार के उनके जनप्रतिनिधि रहते थे, और वो उनके पीछे जो है एक लड़कों की फौज रहती थी, वो युवाओं की फौज रहती थी। और देखने को मिलता था कि राइफ़ल और बंदूक लिए वो पीछे पीछे टहलते थे। लेकिन आज ये योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार आई कि ये फैशन जो है ख़त्म हो गया। युवाओं को चौराहे पे आप इस तरह की हरकतें करते नहीं देखेंगे। उनको अपराधी बनने का शौक़ खत्म नहीं, तो वो ये जो समाजवादी पार्टी के लोग थे वो लोग ये सपना दिखाते थे कि सबसे बड़ा अपराधी कौन होगा। लेकिन आज ये सपना जो है उत्तर प्रदेश की सरकार, जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार हुई, तो हम युवा सपना देख रहा कि हम अच्छे अधिकारी बनेंगे, हम अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, हम अपनी रोज़मर्रा की या बिजनेस करेंगे या कोई अपना कार्य करेंगे। वो उसकी तरफ युवा जो है अग्रसित है कि हम कैसे अपने घर का विकास करेंगे। आपने दो बातें कही, एक तो आपके सरकार की पॉलिसी है युवाओं के लिए, युवाओं के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, और दूसरा आपने समाजवादी पार्टी पे आरोप भी लगाया पिछली सरकारों में गुंडागर्दी होती थी और लोग पिस्टल और बंदूकें लेकर घूमा करते थे। इस पे हम आएंगे, इससे पहले हम आपकी पहली पॉलिसी के बारे में जानना चाहेंगे। आपने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं का जिक्र किया आपने और रोजगार का जिक्र किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की हम बात करें तो अभी हाल ही में यूपी टेट का पेपर लीक हो जाता है, और हमने देखा और सोशल मीडिया पे काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी वायरल हुए हैं कि दूर दूर से जो प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए जो छात्र आए हैं वो रात भर खुले आसमान के नीचे इस ठंड में सोते हैं और परिवार से दूर होके आते हैं, और सुबह होता है तो पता चलता है कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया और परीक्षा निरस्त हो गया। तो कहीं ना कहीं ये एक चूक भी कह सकते हैं और लापरवाही भी कह सकते हैं। इसको किस नज़र से आप देखेंगे? जी बिल्कुल, उन छात्रों के प्रति हम सभी की संवेदना है, और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं उनकी भी संवेदना थी। और आपने कहा कि चूक और लापरवाही दो शब्द आपने कहे, तो मैं चूक इसको मान सकता हूँ, लापरवाही बिल्कुल नहीं हुई। लापरवाही इसलिए नहीं कहूँगा कि हुई कि जैसे ही ये पता चलता है कि पेपर लीक हुआ, किसी को मांग नहीं करनी पड़ती उत्तर प्रदेश में कि परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान लेकर के उस परीक्षा को तुरंत निरस्त कराते हैं। और एक बात आपने कहा कि रात भर जग करके वो विद्यार्थी कहीं पे रहे और परीक्षा देने गए। अरे हम लोगों ने तो देखा पिछली सरकारों में कि पैसा जमा कराते कराते प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन ही नहीं होता था, परीक्षाओं का आयोजन ही नहीं करते थे। वो पैसा अपने घर में बंदर बांट करके लोग खा जाया करते थे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ये फैसला देते टीटी की परीक्षा निरस्त होगी। जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनकी संपत्ति को कुर्क की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा। दूसरी बात वो कहते हैं कि जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं को ये बच्चे जिन भी घरों को के आए हुए थे उनको पुनः उनके परीक्षा का आयोजन होगा, और उनको आने जाने के लिए जो है उत्तर प्रदेश की परिवहन बसें लगाई जाएंगी और फ्री ऑफ कास्ट उनको परीक्षा दिलाई जाएगी। उस परीक्षा दिलाने की व्यवस्था बनाई जाएगी, ये बिना किसी के मांग के, बिना किसी के राग लपेटे के। क्योंकि ये हम सभी को भी ये अचंभा हुआ जो मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला दिया कि पुनः परीक्षाओं का आयोजन, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि मांग होगी पुनः परीक्षा आयोजित हो जाएगी। लेकिन एक जो दूसरा विषय उन्होंने जोड़ा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिए प्रत्येक छात्रों को ले जाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, उसको किसी भी प्रकार का शुल्क वहन नहीं करना पड़ेगा। ये होती है कि एक सूबे के मुखिया की संवेदना उन छात्रों के प्रति, और तत्काल इस पर कार्रवाई हुई। आपने देखा होगा कि अभी परसों शाम से ही उस पर कार्रवाई होनी शुरू हुई, और जो दोषी पाए गए थे उनकी संपत्ति जब्त करने का कार्य सरकार ने शुरू करा दिया है। चलिए, ये तो हो गई छात्रों की बात और इस पे आपने काम किया, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन
अब आपकी जो दूसरी बात थी, आपने सपा पे आरोप लगाया कि गुंडागर्दी और वहाँ असलहे और बंदूकें लेके लोग घुमा करते थे। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की सरकार में भी देखा जा सकता है कि अगर हम बात करें गोरखपुर ज़िले के ही, जहाँ के आप युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं, तो यहीं रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के अंकुर शुक्ला नामक एक युवक की हत्या हो जाती है, जो कि 16 साल का युवक होता है, और दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी जाती है कुछ लोगों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही कह सकते हैं, और जो कानून व्यवस्था है इसमें सरकार की नाकामी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के शहर में ऐसी घटना हो जाती है, वो भी दिन दहाड़े एक नाबालिग युवक के साथ। जी बिल्कुल, उस परिवार के प्रति शोक संवेदना हम सभी की है, और हम सभी उस परिवार को उचित न्याय की कार्यवाही की प्रयास में हम सभी हैं। मैं भी उस परिवार के घर गया था, लेकिन ये सब चीज़ें एक अराजक तत्वों द्वारा की गई। और आपने कहा कि कानून व्यवस्था, मुख्यमंत्री जी का शहर, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी चीज़ें होती हैं, चुनाव चूँकि नज़दीक है, ये विपक्ष के लोगों की एक साजिश है। इस तरह की चीज़ों को, युवाओं को उकसा करके और इस तरह का कृत्य कराया जा रहा है। यही बात मैं कर रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये अनुशासन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इस पैटर्न पे काम नहीं करती है। ये समाजवादी पार्टी के लोग और अन्य दलों के लोग इस तरह का कार्य करते हैं। आपको उस चीज़ को देखने को भी मिला होगा कि तमाम प्रकार के लोग तमाम प्रकार के बयान भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ें शर्मनाक होनी चाहिए, और इस तरह के बयानों की मैं निंदा करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ उस परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हुए उचित कार्रवाई उनको मिले, इसकी हम सभी जो है ऊपर मांग करेंगे। आप विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो मीडिया में है और स्थानीय लोग जो बता रहे हैं, आप ही के साथ ही संजय निषाद के जो पुत्र हैं, प्रवीण निषाद के छोटे भाई, वो जो परिवार का जो आरोपी है उसके घर पे मिलने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आप ही के साथी हैं, उन्हीं के पुत्र मिलने जाते हैं, तो ये क्या संदेश दे रहा है? नए साथी हैं, और वो निषाद पार्टी से हैं, गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन ये चीज़ें, वही मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस तरह की राजनीति करते हैं। ये शर्मनाक राजनीति है। इस तरह की चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ये कृत्य जो है घोर निंदनीय है, और किसी भी पीड़ित परिवार के प्रति हर आदमी की संवेदना होती है, चाहे वो किसी जाति, किसी मजहब का हो। मानव मानव होता है, और पीड़ित के साथ रहने वाला मानव होता है, अपराधी के साथ रहने वाला दानव होता है। ये हमारा शास्त्र कहता है। तो मैं इस पे ये करना चाहता हूँ। ये उनका तथ्य है कि वो किसके साथ खड़े हो रहे हैं, और उनकी मंशा क्या है, ये समाज जानता है। भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह का कृत्य न कभी करती है, न करने वाली है। और आप देखिएगा कि दोषियों को कठोर से कठोर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कराने का कार्य करेगी। लेकिन अगर वो भी बीजेपी के ही साथ के चुनाव लड़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं छवि पे प्रभाव तो पड़ेगा ही। छवि की बात हम नहीं करते हैं, और छवि प्रभावित होगी कि नहीं प्रभावित होगी, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। और अगर वो कर रहे हैं ऐसा, तो वो उनको मिलेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कोई रोल नहीं है, और उनकी राजनीति सब लोग जानते हैं कि वो कौन सी राजनीति करते हैं। इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि गोरखपुर जनपद के लोग जानते हैं कि वो कौन सी राजनीति करते हैं। और इस तरह का कृत्य करने वाला व्यक्ति कहीं भी किसी भी दूसरे समाज में खड़ा होने के लिए कभी काबिल नहीं रहेगा, और उस समाज के लोग उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि राजनीति, जो भी राजनीतिक व्यक्ति होता है वो सामाजिक व्यक्ति होता है। उसको सर्व समाज की ज़रूरत होती है, और सर्व समाज से ही आप राजनीति कर सकते हैं। किसी एक समाज को लेकर के आप कभी राजनीति नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो वो गलत कार्य करता है, और उसकी सज़ा उसको मिलती है, समय पे मिलती है। समय आएगा तो उनको उसकी परिभाषा याद आएगी। चलिए, अब थोड़ी हम 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। ये बताइए, 2022 में आपको क्या लगता है, आप लोगों की क्या स्थिति होने वाली है, और मुख्य विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को कौन टक्कर दे रहा है इस चुनाव में? आपने देखा होगा, अभी मैं कह रहा था कि 5 साल, और लेकिन 5 साल नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो 2 साल कोरोना नामक दैत्य ने जो है 2 साल ले लिया उत्तर प्रदेश सरकार को। 3 साल के कार्यकाल में हम जनता के बीच में जा रहे हैं। 3 साल के कार्यकाल को ये लोग अभी नहीं पचा पा रहे हैं। 3 साल के कार्यकाल में इनको जनता को देने के लिए कोई जवाब नहीं है, न कोई मुद्दा है। आपने देखा होगा, कोरोना काल चल रहा था, ये समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग कहाँ थे?
कोई जनता के बीच में नजर आ रहा था? कोई किसी का हाल चाल ले रहा था? कोई किसी के घर परिवार को जो है पूछ रहा था कि कौन खाने लायक है, कौन नहीं, कौन भूखों मर रहा है? किसी को भोजन कराने का कार्य भी एक परिवार को इन लोगों ने नहीं किया। और आज जब चुनाव आया तो ये गलियों गलियों घूमेंगे और सबसे बड़े वो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी आई तो कोरोना आ गया, महामारी आ गई। ये बताने वाले लोग हैं। ये नहीं बताने वाले लोग साहब महामारी आ गई तो आदमी की रोटी कैसे चल रही, जरा उसका हाल चाल ले लें, उसके घर भी एक रोटी सेक ली जाए, ये नहीं जानने वाले हैं। अगर इसको जानने का किसी ने कार्य किया तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कार्य किया, और वो एक रोल मॉडल पूरे देश में बन गए कि ऐसा मुख्यमंत्री जिसने कोरोना पे पूरा महामारी पे काबू पाया और पूरी तरह से जनता के हर सुख दुख में जो है कार्य किया, और 24 घंटे कार्य किए, कोरोना पीड़ित रहते कार्य किया। आपने देखा होगा कि कोरोना काल चल रहा था लेकिन बाजार पे वो नियंत्रण था कि वो सब्जी घर पे भी उसी रेट पे एक रेट लग करके ठेले पे और उस पे लग करके बिक रहा था। ये किसकी देन थी? ये योगी आदित्यनाथ जी की देन थी। बताएं अखिलेश यादव किस परिवार में मिलने गए थे? बता दें प्रियंका गांधी किस परिवार में मिलने गई थी? बताएं मायावती जी किस परिवार का हाल चाल लेने गई थी? लेकिन हमारे तपस्वी मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब कोरोना से पॉजिटिव से निगेटिव होते हैं तो तत्काल जो है कोरोना पीड़ितों के घर पे जाके उनसे हालचाल लेते हैं कि दवाई मिली कि नहीं, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या व्यवस्था और चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ये किसी ने पूछने का कार्य किया तो पूज्य महाराज जी ने किया। चलिए, आपने कोरोना की अपनी उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही आपने यह भी कहा कि जो कोविड का काल था उसमें सब्जियों को लेकर एक रेट फिक्स कर दिया गया था, उसी दाम पे घर घर पहुंचाया जाता था। अब कोरोना का काल ख़त्म हो चुका है और अगर सब्जी की बात हो रही है तो महंगाई का जिक्र ना हो तो अधूरा हो जाएगा इस समय जो वर्तमान की स्थिति है। और आप लोग कहीं ना कहीं सरकार को विपक्ष महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पे घेर रही है। सब्जियों का दाम देखा जाए तो इस समय आसमान छू रहा है। तो क्या लगता है जो सब्जियों का दाम है, जो पेट्रोल डीजल के दाम है, जो महंगाई का मुद्दा है, वो आप लोग को इस चुनाव में नुकसान कर रही है और विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है बड़ा? नहीं, विपक्ष को देखिए वो कोई मुद्दा नहीं है, वो तो अगर मुद्दा नहीं है फिर भी एक जनता के लिए परेशानी का सबक तो महंगाई है ही। वो मुद्दा नहीं है। मैं आगे अपने को वो कर रहा था कि मुद्दा इसलिए नहीं है कि जो सब्जियां हैं वो कहीं और से नहीं आती, अपने देश के किसान ही उसको पैदा करते हैं। और जो कोरोना काल की भी बात हुई कि 2 साल महामारी रहा और किसान जो है घर में रहा और सारी चीज़ें रही, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें थी जो सरकार की इनकम की व्यवस्था और सारी चीज़ें थी वो प्रभावित थी। तो कहीं न कहीं महंगाई से तो पूरा विश्व कह रहा है, लेकिन भारत देश तब भी उससे कम है। और जो चीज़ें जब परिवार में कोई समस्या आ जाती है तो परिवार की रोटी जो है, जिस परिवार में 10 रोटी बनती रहती थी 8 हो जाती है। अगर घर में बिटिया की शादी हो चाहे कुछ भी हो, ऐसा चीज़ें आता है तो परिवार जो है पीड़ित होता है या कोई पारिवारिक रूप से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है। ये तो पूरा अपना कुटुंब ही जो है महामारी से जूझ रहा था। और ये जो महंगाई हुई वो महामारी के कारण हुई, तमाम सारी चीज़ें नहीं हो पाई और तमाम कल कारखाने बंद पड़े थे, तमाम लोगों के जो है व्यवसाय नहीं हो पा रहे थे। इस नाते थोड़ा सा तो कष्ट होगा ही, इसको हमको और आपको समझना होगा कि ये विपत्ति की घड़ी थी और विपत्ति की घड़ी में सरकार भी आपके साथ खड़ी थी। कि बताइए आज के पहले कौन सी सरकार ऐसी थी कि जब कोई महामारी आती थी तो उसकी पूरी सुरक्षा की गारंटी वो सरकार लेती थी। यही कोरोना नामक बीमारी जब आई तो उस परिवार के लिए जो है आटा, चावल, दाल, चना ये सब सरकार द्वारा मुफ्त में बांटा गया। दूसरा ये कि उनके मेडिसिन की व्यवस्था जो है सरकार द्वारा कराई गई। उनको भर्ती होने के इलाज के लिए भी जो है सरकार द्वारा सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पतालों को लेकर के कराया गया। ये तमाम प्रकार की चीज़ें ऐसी थी कि आप गोरखपुर में ही तो देखिए कि जो महामारी आई थी तो जब हम किसी अस्पताल में भर्ती रहते थे तो हमको जब वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती थी तो मेडिकल कॉलेज या एक कोई और नर्सिंग होम था वहीं जाना लोगों को मिल पाता था ऑक्सीजन के लिए। लेकिन उस विपत्ति की घड़ी में हर आदमी को ऑक्सीजन चाहिए, उसकी व्यवस्था सरकार ने कैसे किया होगा और तत्काल कैसे कैसे वेंटिलेटर की व्यवस्था हुई और सबको बचाने का कार्य किया। बहुत सारे लोग हम लोगों के बीच में नहीं हैं, हमारे बीच के, लेकिन तब भी जो रेशियो था उस रेशियो में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। तो महंगाई की जो बात आप कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आती हैं तो कहीं न कहीं जब विपत्ति आती है तो संघर्ष हर व्यक्ति को करना पड़ता है और संघर्ष वही करता है जो परिवार का सदस्य होता है। तो भारत देश के ये सभी सदस्य हैं, हम सभी को संघर्ष करना है इस चीज़ से। जब विपत्ति आती है तो परिवार को संघर्ष करना पड़ता है। आप लोग इस संघर्ष को, इस
जो विपत्ति का संघर्ष है, जिसमें वो महंगाई बढ़ चुकी है, इस संघर्ष को जनता को किस हद तक समझा पाएंगे, और 22 में मुख्यमंत्री योगी जी दोबारा बन रहे हैं या नहीं, और कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव जीतेंगे इस समय? जनता के बीच में जनता भी समझदार है और जनता जानती है कि जब हर सारी चीज़ें जो है योगी जी ने दिया है कि बिजली जो है अच्छी बिजली मिल रही है, अच्छा लोगों को पेयजल मिल रहा है, सड़कों की सुविधा बढ़ रही है, आवास, शौचालय और तमाम प्रकार की योजनाएं जो है उससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आम जनमानस जो है वो तत्पर है। आप कहीं भी जाएंगे तो इसका हाल चाल आपको मिलेगा। और जो सीटों की बात कर रहे हैं, अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बनने जा रही है, और अब की बार हम लोग 350 पार का लक्ष्य मान के चल रहे हैं, और 350 पार का युवाओं के दम पे 350 पार, ये हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी का जो है एक स्लोगन है, और उस स्लोगन को हम सभी साकार करेंगे। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के गोरखपुर जिले के जिला अध्यक्ष नीरज दुबे जी। हमने इनसे बात की और इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, और 2022 में योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, और इन्होंने अपने कोरोना काल के दौरान किए कामों को भी गिनाया और बताया कि जनता हमारे कामों को समझ रही है, और 2022 में 350 पार हमारी सीटें होंगी, और हम फिर विधानसभा चुनाव जीतेंगे और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब आगामी चुनाव में देखना दिलचस्प हो जाता है कि जिलाध्यक्ष जी की जो उम्मीद है वो किस हद तक पूरी होती है, और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है वैभव सिंह।